कैसे हो? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होंगे। यहाँ पर आपने हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, ठीक है। अब सारे प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से समझेंगे और आपको याद भी रखना है, ओके। यहाँ पर आप हमसे एक प्रश्न पूछे हो, प्रकाश का प्रकीर्णन समझाइए ना। वैसे हम लोग प्रकीर्णन को देख करके ही हम समझ जाएंगे यहाँ पर किरण का क्या हो रहा है, विसरण हो रहा है, किरण में भटकाव हो रहा है। भैया हमसे प्रकीर्णन को देख करके ही समझ गए। अब बारी बारी से इसको समझते हैं। यहाँ देखो, जब कोई प्रकाश जैसे सूर्य के द्वारा कोई प्रकाश आ रही है, ठीक है। हाँ भैया ठीक है, जब यहाँ सूर्य के द्वारा कोई प्रकाश आ रही है, ओके भैया। जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है या फिर किसी माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे यहाँ पर कोई माध्यम है भैया जी, अभी हम कौन से माध्यम है, हमारे चारों बगल जो है हवा फैला हुआ है, अर्थात हम अभी हवा वाले माध्यम में। अगर आपको माध्यम चेंज करना है, आप जाकर के पानी में डुबकी लगा लो। यूं पानी में डुबकी लगाओगे, आपके चारों बगल जो है सिर्फ और सिर्फ वाटर ही वाटर दिखेंगे, पानी ही पानी दिखेगा, वहां माध्यम चेंज हो जाएगा। वही यहाँ बोला गया है, जब प्रकाश जो है किसी माध्यम में प्रवेश कर रहा है, हवा माध्यम में प्रवेश करे या फिर पानी के माध्यम में प्रवेश करे, किसी भी माध्यम में अगर ये प्रकाश प्रवेश करता है, तो उस माध्यम में जो छोटा छोटा जो सूक्ष्म कण होता है, जैसे कि धूल का कण ना, फिर या फिर धुएं का कण, धुआं देखोगे ना, मतलब छोटा छोटा आपको कण दिखेगा, धुआं में भी धुआं का कण, या फिर आदि बहुत सारा कण होता है। आदि जब बहुत छोटा छोटा सूक्ष्म कण होता है, बहुत छोटा छोटा क्या होता है, सूक्ष्म कण होता है। अब इस छोटे छोटे सूक्ष्म कण के कारण जो है प्रकाश जो है कई दिशा में फैल जाता है, ठीक है। प्रकाश जो है सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। यहीं पर इस कण के द्वारा जो प्रकाश का विसरण होता है ना, उसी को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। एक बार ध्यान से मेरी बातें सुनोगे। जब प्रकाश जो है किसी माध्यम से होकर गुजरता है, जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजर रहा है, हवा माध्यम से होकर गुजरता है, तो उस माध्यम में जो है, तो इस माध्यम में धूल, धुआं आदि बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं। तो इस माध्यम में क्या क्या होता है, धूल का, धुआं का आदि बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं, और इन कणों के द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। इन कणों के द्वारा प्रकाश जो है सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। यहाँ प्रकाश के कणों द्वारा विसरण, प्रकाश का कणों द्वारा विसरण, प्रकाश का जो है कणों के द्वारा विसरण जो है वो हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। एक बार मेरी बातें ध्यान से सुनोगे और खुद से आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। एक बार सुन लो, वीडियो रोक करके इसको लिखोगे। ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है, जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है, तो वहां धूल या धुआं आदि जैसे सूक्ष्म कण होते हैं। तो वहां धूल, धुआं आदि जैसे सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं। इन कणों के द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। इन कणों के द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। प्रकाश का कणों द्वारा विसरण जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। एक बार फिर से बोले क्या, सुनो ध्यान से। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको याद कर लेना या फिर समझ के अपने मन से लिखना है आपको, ठीक है। एक बार फिर से सुनो, सिर्फ इतना ही आपको ध्यान में रखना, भाषा को खुद से आपको जनरेट करना है। इतना हम लिखते भी नहीं, लेकिन फिर आपके लिए लिख रहे हैं, ध्यान से समझोगे। मैंने क्या कहा, जब प्रकाश जो है किसी माध्यम से होकर गुजरता है या किसी माध्यम में प्रवेश करता है, तो वहां जो है धूल या धुएं आदि जैसे सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं। तो वहां धूल, धुएं आदि जैसे सूक्ष्म कण जो है वहां मौजूद होते हैं। इन कणों के द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। ये जो कण है, इन कणों के द्वारा प्रकाश जो है वो सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। प्रकाश का कणों द्वारा विसरण जो है, प्रकाश का कणों द्वारा विसरण वो हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। अब प्रकाश का प्रकीर्णन समझ गए। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे कि आखिर हम लोग आकाश देखते हैं, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। फिर एक क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखे हैं, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय हमारा सूर्य जो है वो लाल दिखाई देता है। सेम इसी पर आधारित होगा, ठीक है। अगेन फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि आखिर चंद्रमा को देखते वो आपको काला क्यों दिखाई देता ना। नहीं समझ रहे हो, आप चल जाओ चंद्रमा पे चल जाओ, ठीक है। चंद्रमा से आप अंतरिक्ष को देखोगे, आपको काला दिखाई देगा, ठीक है। आखिर अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता, हाँ भैया ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा ही जाता है। और अगर आप जाओगे जो खतरे का संकेत होता है, आखिर वहां पर लाल रंग का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, देखोगे सिग्नल में लाल रंग का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो उसका जवाब में आपको इस प्रकीर्णन का जिक्र करना ही करना है, ओके भैया। जैसे हमसे पूछा गया आकाश जो है नीला क्यों दिखाई देता, तो आप क्या बोलोगे, आकाश जो है नीला क्यों दिखाई देता। हम जानते हैं प्रकाश में कितना रंग होता है, 7 रंग होता है। भैया कौन कौन सा रंग होता है, सुनोगे।
बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये 7 रंग का होता है भैया जी, इतना 7 रंग होता। इसमें से सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य होता है, जो पावर बोलोगे, सबसे ज्यादा पावर जो है वो लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का। फिर ये पावर घटते चलेगा, ठीक है, लाल रंग का होगा, फिर आपका किसका होगा? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, बैजानी, हरा, नीला, जामुनी और फिर लाल, जामुनी और बैगनी। मतलब समझो, यहां पर ये 7 रंग लिखे, सबसे ज्यादा पावर होता है लाल रंग के पास और सबसे कम पावर होता है बैगनी रंग के पास। ठीक है, ये बात को समझना। अर्थात समझना, जो यहां पर 2 कलर बोल रहे हैं, नीला हो गया, जामुनी हो गया, बैगनी हो गया, तो चूंकि वायुमंडल में जो है बहुत सारा छोटा छोटा कण है, उसके द्वारा जो है ये 3 रंग जो है, क्योंकि इसके पास पावर बहुत कम है, ये 3 रंग जो है आपका कण से टकराएगा और पूरा विस्तृत हो जाएगा, पूरा फैल जाएगा। और लगभग वायुमंडल जो नीला और बैगनी, जामुनी, इस सब रंग के कारण जो फैलता है ना, लगभग पूरा आकाश में जो है, पूरा वायुमंडल में जो है हल्का हल्का नीला कलर का जो है पूरा फैलाव हो जाता है। इसी कारण हमको जो है आकाश जो है नीला दिखाई देता। हाँ भैया, ये बातें तो हम समझ गए, अच्छी तरीके से समझ गए। अब कहने सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य हमको लाल रंग का क्यों दिखाई देता? ये हमारा पृथ्वी है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सूर्य पृथ्वी से काफी दूर होता है। सूर्य जो है वो पृथ्वी से काफी दूर होता है। हाँ, ये बात हम समझे। पहला चीज बोलना है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य जो है पृथ्वी से काफी दूर होता है। उस समय सूर्य के द्वारा आने वाली प्रकाश की किरण, उस समय सूर्य के द्वारा, चूंकि दूर है ना बहुत ज्यादा, हाँ, वहां से जो प्रकाश आएगा हमारे पास तक, ठीक है, उतना दूर आते आते जो है, उतना दूर आते आते वो प्रकाश धूल से, कण से, बहुत सारा अलग अलग प्रकार के कण से टकराते हुए मेरे पास तक आता है। और हम जानते हैं सबसे ज्यादा पावर जो है लाल रंग का होता है, और हमारे पास पहुंचते पहुंचते सिर्फ लाल रंग ही इतना पावरफुल होता है जो हमारे पास तक पहुंच पाता, और हमको सूर्य जो है लाल रंग का दिखाई देता। हाँ भैया, ये भी समझ में आ गया। बस इसी प्रकार आपको इस सब में लिखना है। ओके, हम लोग आगे चलते हैं। बस हम आपको कुछ क्वेश्चन बता दिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर लाल रंग का प्रयोग क्यों करते सिग्नल में? सेम वही चीज कि लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जिसके कारण लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। इसलिए हम लोग खतरे वाली जगह पर सिग्नल में हम लोग लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग करते। भैया जी समझ में आ गया? अगर फिर भी समझ में ना आए तो क्वेश्चन लिख करके बोलना, भैया समझ में नहीं आया, हम फिर से समझा देंगे इस तरह। ठीक, जैसे आप हमसे ये प्रश्न पूछे हो ना, वैसे अगर इन प्रश्नों का भी सॉल्यूशन आपसे नहीं हो पाएगा, याद नहीं हो पाएगा, प्रश्नों को लिख करके बोलो भैया फोटो खींच देना, हम समझा देंगे फिर से। अगेन पहले जो आप प्रश्न लिखे हो पहले हम वो समझाते हैं। अगेन यहाँ देखो, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सहसंयोजन बंध क्या होता है? सहसंयोजन बंध देखना है, हम आपको याद करवा रहे थे एलिमेंट्स, तत्व प्रतीक, याद है कुछ? बिल्कुल, आपको हम याद करवा रहे थे। 2-4 हम तत्व प्रतीक देखने वाले, जैसे कि यहाँ देखो हीलियम, देखो भैया जी हीलियम, ठीक है, ध्यान से समझोगे हर एक चीज समझ में आएगा। हीलियम, लिथियम, कम समय में काफी कुछ सीखना है हम लोग को, क्योंकि समय नहीं है, और इसलिए हम लोग जो पहले से यहाँ लिखा हुआ, हम हिंदी लिख नहीं रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम लगना चाहिए हम लोग का, ठीक है। जैसे हम लोग के पास बहुत सारा तत्व है, हीलियम है, लिथियम है, हाँ भैया, बेरिलियम है, बोरोन है, हम लोग 3-4 तत्व ले लिए। अब हीलियम लिए, ये बात समझना, क्या हम लोग जानते हैं हीलियम का नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर? भैया हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरोन का 5 होता है। ये हम लोग याद भी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। जितना एटॉमिक नंबर उतना उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर हम लोग 2-3 घर बना रहे हैं। पहले घर में जिसका घर का नाम के रख दिए, हाँ भैया, दूसरे घर का नाम जो है एल रख दिए, तीसरे घर का नाम जो है एम रख दिए, और चौथे घर का नाम एन रख दिए। इतना समझ लेना, पहले घर, जो पहला घर होगा ना, वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को ही रख सकता है। ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन को ही रख सकता, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये नहीं रख पाएगा। ओके भैया, एल जो है ये क्या करेगा? भैया एल जो है ज्यादा से ज्यादा आपका कितना इलेक्ट्रॉन? ये 8 इलेक्ट्रॉन ही अपने पास रख सकता है। भैया ये तो बातें हम समझ गए। सेम वही चीज यहाँ देखो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास तो आ जाएगा। अब इसको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते, ध्यान से समझोगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम ये जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो एक सर्कुलर पाथ पर जो है प्रोटॉन के चारों बगल चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ नाभिक है मेरा, ठीक है, इस नाभिक के चारों बगल जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा है। हाँ भैया, ये तो हमसे जानते ही है
इस नाभिक के चारों बगल इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है। बस ज्यादा नहीं सोचना है, इतना ही समझो, इतना ही ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों बगल चक्कर लगाता है। ये पहला जो घेरा दिख रहा है आपको, इसका नाम है के। इसको हम लोग के ऑर्बिट कहेंगे, ठीक है। इसका नाम हो गया के ऑर्बिट। इसमें मैक्सिमम आपका 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं। चलो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ही है, आराम से इसमें आ गया, ये पूरा का पूरा फिलअप हो गया। क्या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा है क्या? नहीं। हमको मतलब किससे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तभी हम लोग ये सह संयोजन बंद समझ पाएंगे, ठीक है। अब लिथियम के पास आएंगे। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, हाँ। के में वो 3, उसके पास 3 रुपए है। के में वो कितने अपने पास कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? इसे के वाले पर्स में जो है, के वाला जो जेब है उसके पास, वो इसमें मात्र 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है। अब वो जेब फुल हो गया, के फुल हो गया। अब बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेगा? वो एल में रखेगा। कहाँ रखेगा? एल में। एक और पर्स है, मतलब आप हो, आपके पास 3 रुपए हैं, कुछ के वाला पर्स है, कुछ एल वाला पर्स है, बढ़िया पर्स है। के में आप 2 इलेक्ट्रॉन रख लिए हो, अब बच गया 1 इलेक्ट्रॉन को आप एल में रखे हो। एल वैसे यहाँ पर L कितना इलेक्ट्रॉन रखता है भैया जी? जब तक L में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होगा तब तक L शांत नहीं होगा। वो जो है परेशान करते रहेगा हमको। उसमें 8 रुपए, और मतलब उसमें 8 पैसे रुपए चाहिए हमके, लेकिन हम यहाँ पर मात्र 1 रुपए ही दे रहे हैं L वाले जेब में। L वाले जेब में जो है हम मात्र 1 रुपए ही दे रहे हैं। ये हम गलत कर रहे हैं ना, उसमें 8 रुपए देना होगा। तो L का कहना है या तो पूरे के पूरे 8 रुपए पूरा L में, या तो पूरे के पूरे 8 रुपए पूरा, वरना इस पैसे को किसी और को दे दो। यही L का कहना है। तो वही चीज हम बोलना चाहेंगे। लिथियम के बाहर में, लिथियम में समझना मेरी बातों को समझना। लिथियम का कौन कौन सा पर्स संतुष्ट है भैया जी? के पर्स जो है वो संतुष्ट है, लेकिन L जो है वो संतुष्ट ना है। वो उनका कहना है या तो 1 इलेक्ट्रॉन को लेके जाओ, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को लेके जाओ, या तो हमको 7 इलेक्ट्रॉन और दो। तो आप क्या करोगे? 7 रुपए किसी से मांगोगे या फिर 1 रुपया हटा उसको? तो यहां पर समझना है, यहां पर 1 रुपए जो है आप मतलब ऐसे समझो, ऐसे समझना ध्यान से। इस L के पास, L में आप 1 रुपए रखे हो ना, सिंपल से 1 रुपए निकालोगे और हम किसी और को दे देंगे। मतलब यहाँ पर ये समझ रहे हैं, बाहरी कक्षा L में हम कितना इलेक्ट्रॉन रख रहे थे? 1 इलेक्ट्रॉन। जो 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में था ना, बाहर वाले जेब में, वो 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमको इसको बैलेंस करना है। भैया जी कितना कुछ बता रहे, कुछ समझ में ना आ रहा। पहले इतना ध्यान में रखना, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। पहले आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, पहले ये बताना है, ठीक। बाकी हम लोग देखेंगे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, पहले इसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ देखने वाले। इसको समझ ही लेते हैं ना, हल्का समय ही लगेगा, 5 मिनट, तो क्या दिक्कत है। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, पहले ये देखेंगे, ठीक है। तो हम ये देखिए, लिथियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था भैया जी? 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। हीलियम का 0 इलेक्ट्रॉन था। बेरिलियम की बात करते हैं, बेरिलियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था? बेरिलियम के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। वो क्या किए, बेरिलियम जो है वो के पर्स में जो है फटाफट पहले 2 इलेक्ट्रॉन रख दी। चलो, के पर्स मेरा पूरा हो गया, हाँ कंप्लीट के पर्स। बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन और था उसके पास, तुरंत वो है ना, एक और उसके पास पर्स था, उसमें जो है वो तुरंत जो है 2 इलेक्ट्रॉन और रखे। एल प्रश्न बोल रहा है भैया, एल पर्स जो मेरा बोल रहा है, ना 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 ना, या तो 8 इलेक्ट्रॉन रखो वरना 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाओ। तो कितना इलेक्ट्रॉन लेके जाओ? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, 2 इलेक्ट्रॉन इसके भारी कक्षा में है अभी, ठीक है। अगेन बोरोन की बात करते हैं। बोरोन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? तुरंत बोलोगे भैया बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन भी क्या करेगा, अपने पर्स में रखेगा। उसके पास एक के पर्स था, के में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, के तो संतुष्ट हो गया, बचा 3 इलेक्ट्रॉन ना, बचा कितना? 3 इलेक्ट्रॉन। वो तुरंत एक पर्स निकालेगा, क्या? एल पर्स। एल में फिर रख रहा है वो इलेक्ट्रॉन। जैसे ही एल में रखा 3 इलेक्ट्रॉन, चलो उसका एल भी जो है, एल में 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर एल बोलेगा यहाँ ये सब काम नहीं चलता, यहाँ तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, वरना इसको लेके जाओ। उनका यही काम है, ठीक है। मतलब उसको इस एल वाले इलेक्ट्रॉन को टोटल का टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन ना चाहिए, ठीक है भैया, ये भी समझ गए। अगेन कार्बन की बात करेंगे। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन यही बोलेगा क्या कर दिया है, आप तो एक पर्स में पूरा फुल कर लोगे, हाँ, के वाले पर्स में 2 इलेक्ट्रॉन देके फुल कर लोगे, बिल्कुल। कार्बन बचा 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन वो कहाँ रखेगा? एल वाले में। फिर एल बोलेगा यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन ना, अर्थात इसके बाहरी कक्षा में 4 ही इलेक्ट्रॉन है, हाँ, या तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, वरना 4 इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, ठीक है। अर्थात बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। एक और देखेंगे लास्ट, फिर हम लोग कुछ और देखेंगे। कार्बन हो गया, हाँ भैया। नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। अभी हम लोग बहुत अच्छी चीज समझने वाले हैं, संयोजकता समझने वाले हैं, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा धैर्यवान बना के रखना, ठीक।
नाइट्रोजन देखेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 और ऑक्सीजन का होता है 8। बहुत इंपॉर्टेंट है संयोजकता, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं संयोजकता समझना है। 2 मिनट तक और शांति बनाए रखना। नाइट्रोजन की बात करते हैं 7 है, ठीक है भैया जी, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक। अब ये समझना है 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बाहर बाहर में। नाइट्रोजन बोलेगा हम जो है के वाले पर्स में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, अब बच गया 5 इलेक्ट्रॉन, उसको जो है एल वाले पर्स में रखे। अब एल वाला भैया बोल रहा है यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन रखो तो ठीक है, वरना 5 इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, वरना हमको 3 इलेक्ट्रॉन और लाके दो। भैया जी कितना भैया भारी काम कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ला के देंगे। अच्छा कितना इलेक्ट्रॉन बाहर में है, 5 इलेक्ट्रॉन ना, ठीक है बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन दिए। ये मेरा बाहरी कक्षा आउटर सेल है, लो आउटर सेल, आउटर सेल में कितना है, अच्छे से यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, कहाँ थे हम लोग, आउटर सेल की बात कर रहे हैं ना। आउटर सेल मतलब बाहरी कक्षा होता है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा हो तो माफ करना, यहाँ देखो आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, बस थोड़ा देर और। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर भैया जी 8 होता है, अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन है। भैया ये लगता है फिलअप कर जाएगा, नहीं करेगा। पहले के पर्स था, के में वो 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, बच गया 6 इलेक्ट्रॉन। 6 को वो एल पर्स में रखेगा, लेकिन फिर से एल पर्स बोलेगा या तो 8 इलेक्ट्रॉन रखो वरना लेके जाओ। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भैया जी, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बारी बारी से संयोजकता देखने वाले, क्या संयोजकता देखने वाले। अब संयोजकता समझ में अच्छे तरीके से आएगा, परेशान मत होना। संयोजकता नाम सुनते होगे संयोजकता तो कंफ्यूज करते होगे, लेकिन अब कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। संयोजकता सुन करके आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बातें ध्यान में रखनी है आपको। संयोजकता की बात करेंगे, संयोजकता क्या होता है वो भी समझो, ये समझ लोगे संयोजकता ना। इस पर आधारित ढेर सारा प्रश्न हम लोग कर सकते हैं। जो आप बनाते हो, आप बॉन्डिंग बनाते हो, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, इतना सब कुछ बनाते हो, फिर मैथिन इथिन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, मैथिन नहीं बनता है, एथिन से बनता है, बिकॉज वहाँ 2 कार्बन होता है। भैया जी ये सब कुछ है क्या, अगर चाहते हो सीखना एक प्रश्न लिख देना, हम टोटल समझा देंगे इसके बारे में, ठीक है। मिथाइन क्या होता है, मतलब इथाइन क्या होता है, प्रोपाइन क्या होता है, वहाँ पे मैथिल एथिल ये सब है क्या, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड होता का है, ये सब कुछ समझना है तो एक दिन कोई एक प्रश्न लिखते हैं, लिख के मतलब पूछ लेना हमसे, हम वो समझा देंगे अच्छे तरीके से। अगर जानते होगे तो नहीं बताएंगे, मतलब हम पहले देखेंगे ना, आप समझेंगे ना, आपको पता है कि नहीं पता है। लास्ट समय में सिर्फ वही चीज डिस्कस करने जो आपको नहीं पता हो। अगर ये पूछे मतलब आपको इसके बारे में नहीं पता है, हमको ये पता चला, ठीक ठीक समझ रहे हो। अभी हम सिर्फ अंत लास्ट समय में सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो आपको पता नहीं होगा। ओके भैया हम आपकी बातें समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं जो आप जानते हो वही डिस्कस कर रहे हैं, वो काम नहीं करना है। अब संयोजकता देखो, संयोजकता काम क्या है, आप हो आलसी आदमी, क्या आलसी आदमी, आपको 1 रुपए सिक्के उठाने में बहुत कष्ट होता है, कल्पना कर लो, ठीक। आलसी हो मेरे तरह, आपको अगर सिक्का उठाने के लिए कहना, सिक्का जेबी से उठाओ और उसको बाहर रखो या बाहर से अंदर रखो, बहुत दुख दर्द पीड़ा होता है, बहुत भारी है। समझो एक सिक्का 1 केजी का है या 5 केजी का है, ठीक। अब समझो आपके ये जो बाहरी कक्षा है, ये अभी जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, हाँ भैया जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, यह आपका एल कक्षा में रखा हुआ है, हाँ भैया एल कक्षा में रखा हुआ है। अब सोचो एक एल पर्स था, उसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, आप क्या करोगे, या क्या करोगे, एल पर्स क्या करा, हमका तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर 8 इलेक्ट्रॉन है ठीक, अगर नहीं है तो 1 इलेक्ट्रॉन को लेके जाइए, या तो 7 इलेक्ट्रॉन आप जेब में रखो, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो। आप वो एलसी आदमी क्या करोगे भैया, तुरंत 1 इलेक्ट्रॉन किसी तरह बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल देंगे। हमसे उम्मीद मत कीजिएगा हम 7 इलेक्ट्रॉन को निकाल के जेब में रखेंगे, उतना कष्ट हम नहीं उठा सकते भैया, ठीक सही में। अर्थात आप आसानी से क्या कर सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो, वही एक आपकी संयोजकता हो गई, ठीक है, एक संयोजकता हो गई, ठीक। बेरिलियम की बात कर रहे हैं, इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब वही ये बाहरी कक्षा मतलब एल का बाहरी कक्षा है ना, ठीक है। अब एल वाले पर इसको फिर से देखेंगे हम लोग, बोलेंगे हाँ एल में कितना है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर एल बोलेगा क्या सोच रहे हैं, हमको 8 इलेक्ट्रॉन दीजिए वरना इसको ले जाइए। मतलब अब 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है, वो सोचेगा 8 पुराने के लिए हमको 6 इलेक्ट्रॉन और देना होगा, हम 6 इलेक्ट्रॉन जेब में रखेंगे, मतलब 6 उसको उठा कर इसके अंदर रखना होगा, बहुत मेहनत लगेगा। सिंपल सा 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे फेंक देंगे। बड़ी मुश्किल से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हो और फिर बाहर निकाल के रख रहे हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के रख रहे हो, हाँ इसका संयोजकता 2 हो गया। अब इसका बताओगे नाइट्रोजन का, अब नाइट्रोजन आपके सामने आ गया, बोलोगे भैया नाइट्रोजन में अर्थात हमारे जो एल जो पर्स था, एल पर्स से मेरा 5 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। अब आप सोचो भैया 5 इलेक्ट्रॉन एल पर्स में रखा हुआ है। अब एल पर्स बोल रहा है या तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, मतलब या तो 3 इलेक्ट्रॉन और दो इसके अंदर, या तो पांचों इलेक्ट्रॉन बाहर ले जाओ। अब सोचो भैया 5 इलेक्ट्रॉन बाहर लेने में बहुत मेहनत लगेगा,
एक काम करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देते हैं, मेहनत कम लगेगा। जहां मेहनत कम लगेगा, संयोजकता का मतलब क्या हुआ, जो काम सरल से हो जाए। तो आराम से आप बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल उठाओगे और फिर पर्स में रखोगे। तो बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन उठा करके पर्स में रख रहे हो ना, तो वो 3 क्या हो गया, आपकी संयोजकता हो गई। थोड़ा सा तकलीफ हुआ होगा, लेकिन समझना होगा हर एक चीज को, ठीक। संयोजकता समझ लो, आप सब कुछ समझ जाओगे। अगर यहाँ ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब सोच रहा है, एल बोल रहा है या तो 8 इलेक्ट्रॉन पुराओ, वरना इस 6 का 6 इलेक्ट्रॉन को उठा के लेके जाओ। अब बोलोगे भैया क्या करें, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 का 6 उठाएंगे तो बहुत कष्ट, दुख पीड़ा, दुख दर्द, बहुत कुछ होने वाला। एक काम करते, इसको 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है ना, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से उठा करके इसके अंदर रखे देते हैं। अर्थात आप आसानी से क्या कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन को इस एल पर्स में रख सकते हो, बिल्कुल एल पर्स में रख सकते हो। अर्थात 2 इसकी संयोजकता हो गई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संयोजकता ध्यान में रखना। कंफ्यूजन कहाँ होता, यहाँ पर बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, आप यहाँ 5 लिख दोगे, वो गलती हो जाएगा। वैसी गलती आपको नहीं करनी है। अब यहाँ पर ये समझ गए संयोजकता क्या हुआ। अब हम लोग सह संयोजन बंद समझ लेते हैं फटाफट से। भैया जी बहुत समय हो गया, जल्दी सह संयोजन बंद समझाइए। वैसे तो हमें बहुत कुछ समझाने की इच्छा है, लेकिन हम सोच रहे हैं आपका जो प्रश्न है उसको भी कंप्लीट करना है ना, जल्दी सारे प्रश्नों को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आप उसको याद कर लोगे। हाँ, और भी प्रश्नों में तकलीफ होगा कि भैया हाँ ये प्रश्न समझ में नहीं आता, हमारी सर समझाई थी समझ में नहीं आता, उन प्रश्नों को भी पूछ सकते हो। घबराना नहीं भैया, नहीं पूछेंगे ऐसी कोई बात नहीं, जितना पूछना है पूछो, हम बताने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ओके भैया ठीक है, हम आपकी बातें समझ रहे हैं। अब यहाँ संयोजकता देखना है आपको, सहसंयोजी बंधन देखना है। देखो अब ये समझो, हम बोल रहे हैं आपको CO2, एक आपका यहां पर कंपाउंड बन रहा है ना। अब CO2 की बात कर रहे हैं। अब ये बताओ, कार्बन है ना और ऑक्सीजन है। हाँ, कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है ये बताओ। भैया जी अभी तुरंत हमको सिखाए थे, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, अब इसको पर्स में रखना है। एक K पर्स है, एक L पर्स है, ठीक है। K पर्स में कितना इलेक्ट्रॉन, हम 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, ठीक। और L पर्स में कितना इलेक्ट्रॉन, हम 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब सोचो L पर्स में क्या आसान होगा, 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना या 4 इलेक्ट्रॉन और डालना। भैया दोनों तो काम आसान ही है। अर्थात इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। अर्थात इसके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होने वाला, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन लिख दो, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए, ओके। अगेन फिर ये बोला गया ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। अर्थात इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब K वाले पर्स में कितना इलेक्ट्रॉन रखोगे, भैया 2 इलेक्ट्रॉन रख लिए, ठीक है। L वाले पर्स में कितना रखोगे, भैया 6 इलेक्ट्रॉन रख लिए, ठीक। अब सोचो, या तो 6 इलेक्ट्रॉन को L पर्स से बाहर निकालो, या तो 2 इलेक्ट्रॉन आप L पर्स में रखो। तो क्या करोगे भैया, 2 इलेक्ट्रॉन हम रखे लेंगे, उतना मेहनत ना ही करेंगे, तो 2 इसकी संयोजकता होगी। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हुई, 2 होगी। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो गई, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 को है ना, हाँ यहाँ एक ही लिखे हैं, एक इधर लिख लेते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो गई, ठीक। अब जो है देखना है, ऑक्सीजन जो है समझना, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को टोटल का टोटल 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्या करना होगा, सिंपल सा एक काम करना होगा। ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। मतलब समझना, मेरी बात को समझना, हम क्या बोले उसको समझने का प्रयास करो। ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है ना कमी। देख लो, इसका पूरा का पूरा स्टेबल नहीं हो पा रहा है, समझो ध्यान से समझो। जैसे यह कार्बन था, कार्बन जैसे हम हीलियम बोले, पहले हीलियम के बारे में बात करेंगे। जानते हो केमिस्ट्री को जब पढ़ोगे अच्छे तरीके से ना, आनंद बहुत आने वाला है। ऐसा नहीं, समय बहुत ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट और यहाँ पर आपको सुनना है मेरी बातें, ठीक है। देखो हीलियम की बात कर रहे हैं। हीलियम में आपका जो है 2 इलेक्ट्रॉन है ना। हीलियम में 2 परमाणु संख्या, 2 एटॉमिक नंबर, तो हीलियम में आपका 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब सिंपल सा K वाले में जो है आप सिंपल सा 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दोगे। क्या इसका कुछ और इलेक्ट्रॉन बचा है क्या, नहीं, इसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए भी ना और ये देगा भी ना। अर्थात यहाँ पे हीलियम क्या स्टेबल है। स्टेबल का मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, ये एकदम चुपचाप शांत है। और सब एटम चाहता हम स्टेबल ही रहे। स्टेबल बनने के लिए वो किसी से अभिक्रिया भी कर सकता है, अभिक्रिया करके वो स्टेबल हो जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पर है। ऑक्सीजन को देख रहे हैं, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, ठीक है। कार्बन को देख रहे हैं, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के मतलब ऑक्सीजन को जो है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, सिंपल सा कार्बन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, बोले कार्बन को बोलेगा भैया आपको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए,
हाँ, इसको कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये आपस में साझेदारी करेगा। कैसा साझेदारी, मतलब कैसा साझेदारी करेगा? ऑक्सीजन बोलेगा सुनिए ना कार्बन वाले भैया, हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम आपसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है, आपसे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के हम अपना स्टेबल हो जाते और हम आपको 2 इलेक्ट्रॉन देते। फिर कार्बन बोलेगा भैया, कार्बन फिर क्या बोलेगा? कार्बन बोलेंगे आपसे हम ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेने से क्या फायदा, उसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर एक और ऑक्सीजन से साझेदारी हो जाएगा, इससे भी कार्बन जो है 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेगा। ठीक है, अब कार्बन के लिए ध्यान से समझना, मेरे ख्याल से फिर से मैं समझाऊंगा, उम्मीद है कि आप नहीं समझ रहे इस चीज को, हम आपको देख करके ही समझ जाते हैं, भले ही आप यहाँ मौजूद ना हो, फिर भी हम आपकी भावनाओं को समझ जाते हैं। हाँ, आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, फिर से समझो, एक बार फिर से बोलेंगे, आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ऑक्सीजन को जो है स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन वो शो कर रहा है। इस ऑक्सीजन को भी स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब कार्बन सोचेगा हमको स्टेबल होना है, तो कार्बन बोलेगा हम इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते और इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते। कार्बन तो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिलअप कर लेगा। बिल्कुल, कार्बन क्या किया, इससे 1 इलेक्ट्रॉन, इससे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर कार्बन इससे मतलब इससे 1 इलेक्ट्रॉन, इससे 1 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन जो टोटल इलेक्ट्रॉन 4, मतलब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए था और कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन ले भी लिया। अब कार्बन यहाँ स्टेबल हो गया। क्या ऑक्सीजन स्टेबल हुआ? बिल्कुल, ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन जो है कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसी को हम लोग बोल सकते हैं C डबल बॉन्ड O, इधर से डबल बॉन्ड O, ऐसा आपको CO2 में दिखता होगा। ठीक है, यही यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है ना, इसी को हम लोग कहते हैं सहसंयोजन बंधन। ये हमारा सहसंयोजन बंधन हुआ। ठीक है, वही यहाँ लिखा हुआ है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच, ठीक है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी है ना, इलेक्ट्रॉन का युग्म, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी होगा। ठीक है, ऐसे समझो। अभी तुम आप 2 परमाणु ही बोलो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी एक के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ ध्यान से समझो, 2 परमाणु है ना, ये 2 परमाणु देखो, एक कार्बन परमाणु, एक ऑक्सीजन परमाणु। 2 परमाणु के बीच में जो इलेक्ट्रॉन के युग्म की जो साझेदारी हो रही है ना, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, जो चीज 2 में होता है उसको युग्म कहते हैं, पेयर कहते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ बोला गया इलेक्ट्रॉन के युग्म की जो साझेदारी होती है, उनसे जो वहां आबंध का निर्माण होता है, उसे हम सहसंयोजन बंधन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में ये लिख लोगे, CO2 लिख लोगे और ये स्ट्रक्चर बना दोगे। एक और एग्जाम्पल बता देंगे, आपको कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से हम बोले, आपको पूरा खुद से लिखना होगा, भाषा खुद से लिखना होगा, अपने मन से भाषा आप डेवलप कर सकते हो। ये सोचो कि भैया सब भाषा भैया बताएंगे, वो आप झूठा भ्रम में जी रहे हो। हम अगर चैप्टर पूरा पढ़ाते ना, किसी का भाषा नहीं बताते, इसी तरह लिखते, भाषा आपसे ही लिखवाते। मेरी मर्जी, पढ़ाने का सबका अलग अलग तरीका होता है, मेरा यही तरीका है। ठीक है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगा, भाषा आपको खुद से लिखना हो, चाहे प्रश्न कितना भी लंबा चौड़ा क्यों ना हो। ठीक है, मेरी बातें फिर से समझोगे। किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म की जो साझेदारी होती है, उससे वहां पर आबंध का निर्माण होता है। ठीक, जिसे हम लोग सहसंयोजन बंधन कहते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसको आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल में CO2 लिखोगे, इसका स्ट्रक्चर बना दोगे, ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे जैसा यहाँ बताया, बनाए यहाँ पे, एक फिर से अच्छे तरीके से बनाते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। CO2 लिखे, यहाँ C दिए, डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। ये जो लकीर खींचो, इसी को हम लोग कहते हैं सहसंयोजन बंधन। एक और एग्जाम्पल लिखोगे, 2 एग्जाम्पल देना है ना, एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखोगे जो कि हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्केन का ग्रुप, एल्कीन का ग्रुप, एल्काइन का ग्रुप, फिर आपका इसमें ये सब पढ़ लिए होगे आप। अगर नहीं पढ़े तो मुझे बोलना, भैया हमें ये समझ में नहीं आता, इसको समझा दीजिएगा। तो हम फिर से आपको एक प्रश्न इसी से रिलेटेड पूछ लोगे, हम इससे रिलेटेड चाहे 15 मिनट या 20 मिनट लगे, हम इसको समझाएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे। अगर नहीं पढ़े होगे तो, लेकिन एक बार जरूर पूछ लेना, भैया हाँ समझ में नहीं आता। हमें विश्वास है आपको समझ में नहीं आता होगा, अगर समझ में आता होगा ये प्रश्न आप हमसे नहीं पूछते। ठीक है, यहाँ देखो भैया, जब जानते हैं समझा दीजिए ना, लेकिन फिर भी एक बार हम पूछना चाहेंगे। यहाँ देखो CH4 की बात करेंगे, CH4 बोल रहे हैं, हाँ भैया CH4 बोल रहे हैं। अब हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन में जो है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है भैया जी? 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, एटॉमिक नंबर 1 है ना। अब 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो हम लोग K में 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। अब K बोलेगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन लेके जाओ। हाइड्रोजन बच्चा क्या करेगा? वो भी लेके चल जाएगा, तो रखेगा कहाँ इलेक्ट्रॉन? उसके पास पर्स ही नहीं बचेगा क्या? हाइड्रोजन के लिए बहुत बुरा लगता है हमको ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी कितना है, संयोजकता कितना है भैया? कार्बन की वैलेंसी 4 है, बिल्कुल 4 है। आराम से हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन,
एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर, चार वैलेंसी कहीं पर रखो ना, आपकी इच्छा, चारों बगल में से कहीं रख सकते हो। हम यहाँ पे दो यहाँ रखे थे, आप ऊपर नीचे कहीं पे रखो, ठीक, वो आपकी इच्छा। फिर हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है भैया जी? हाइड्रोजन का वैलेंसी, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है इसको, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन दे ही दो, ठीक है। कम से कम किसी घर में तो रहेगा वो, किसको बेदखल कर दोगे? नहीं ना, नहीं भैया, बेदखल कीजिए हाइड्रोजन, कोई काम नहीं इसका धरती पर, हम लोग को परेशान करके रखा हुआ है। हाइड्रोजन पता नहीं कहाँ कहाँ ऐड हो जाता, कभी कभी जल में हाइड्रोजन ऐड होता, मतलब जल के साथ, मतलब हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन में ऐड होता है तो जल बना लेता है। बताइए भैया, कुछ से कुछ बना रहा है और हमें परेशान कर रहा है। अरे कोई नहीं, घबराओ मत। हाँ, और क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड होता है तो HCl बना लेता है, सबसे खतरनाक एसिड। अगर मतलब ऐसा ढेर सारे एग्जाम्पल है, कभी एसिड बन जाता है, कभी बेस बन जाता। अब लोग हम परेशान हो रहे हैं, क्या करे क्या ना करे। चलो कोई बात नहीं। NaOH सुने हो ना? हाँ जी, OH कहाँ से? उसमें हाइड्रोजन का अणु होता, वो आपका बेस होता है। मतलब हाइड्रोजन का क्या ही कहना। यहाँ देखो, अब हाइड्रोजन का यह जी वैलेंसी 1 हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। ये कार्बन के साथ साझेदारी करेगा। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इस हाइड्रोजन से लेगा, इस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन को भी 1 चाहिए था। कार्बन का हर एक इलेक्ट्रॉन से हर एक ले लेगा, एक आराम से, उसका भी वैलेंसी 2 पूरा हो जाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से बोलना है, अच्छे तरीके से इस प्रकार बनाना है आपको, इस प्रकार, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ जाओगे अच्छे तरीके से। बस यही एग्जांपल आपको देना था, 2 एग्जांपल दोगे और परिभाषा लिखोगे, बन जाएगा। कुछ और क्वेश्चन लिखते, ज़्यादा समय होगा तो फिर वहीं पर क्लास को ब्रेक कर देंगे। कम से कम 4 क्वेश्चन तो करवाएंगे ही, और उम्मीद करेंगे आप बेहतर तरीके से जानते हो। कोई बात नहीं, क्वेश्चन करवा रहे, ध्यान से सुनो, यहाँ ध्यान दो। कुछ क्वेश्चन और देखेंगे, अभी जो है ध्यान से समझना मेरी बातों को। यहाँ पर अम्ल और क्षार से रिलेटेड प्रश्न है, हम लोग 5 मिनट जो है पहले अम्ल और क्षार के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न बहुत ही आसान है, तो मेरी बातों को ध्यान से समझोगे। तो अम्ल और क्षार की बात करेंगे ना? हाँ भैया, अम्ल और क्षार की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, हाँ ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा आपसे। पहली बात, अम्ल को आप एसिड कहोगे, हाँ भैया, और क्षार को आप बेस कहोगे, ये तो हम जानते हैं भैया। अगर उसके बाद ये समझना होगा, अगर यहाँ पर कोई मेरे पास जो है लिटमस पेपर है, ठीक है, ये हमारा लिटमस पेपर है, इसका क्या नाम है? लिटमस पेपर। इसका काम है कि एक बर्तन में हमारा अम्ल भी रखा हुआ है, एक बर्तन मेरा क्षार भी रखा हुआ है। अब कैसे जानेंगे इसमें अम्ल है किसमें क्षार है? इसको बारी बारी से हम लिटमस पेपर के ऊपर क्या करेंगे? गिराएंगे। तो लिटमस पेपर के ऊपर, ये लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर, ये पता होगा कैसे बनता है? पता है ना कि नहीं पता? पता होना चाहिए। अगर यहाँ ध्यान दो, जब लिटमस पेपर के ऊपर हम अम्ल और क्षार को गिराएंगे बारी बारी से, तो क्या होगा? अगर मान लो इस बर्तन में पता नहीं क्या है, जैसे मान लो इस ग्लास में पता नहीं क्या है, इसको जैसे ही हम लिटमस पेपर के ऊपर गिराएंगे, अगर लिटमस पेपर का कलर जो है लाल हो जाता है, क्या हो जाता? अगर लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाता है तो हम जान जाएंगे वो क्या है? मेरा एसिड है। हमेशा ध्यान में रखना, अगर एसिड को जैसे हम लिटमस पेपर के ऊपर गिराएंगे हमेशा रेड कलर में ही कन्वर्ट होगा। भैया ये अटकशी रखेंगे, एसिड के लास्ट में देखो डी आ रहा है, डी से आपको रेड ध्यान में रखना है ऑलवेज। चाहे आपका कैसा भी लिटमस पेपर हो, चाहे लाल लिटमस पेपर हो या नीला लिटमस पेपर हो, जब भी आप एसिड को लिटमस पेपर के ऊपर दोगे, अगर लाल लिटमस पेपर होगा तो लाल में ही कन्वर्ट होगा, अगर नीला लिटमस पेपर होगा तो लाल में ही कन्वर्ट होगा। मेरी बातें ध्यान में आ रही है? एसिड में डी आ रहा है, डी से आपको ध्यान में रखना है रेड। हमेशा एसिड को, चाहे आप लाल या नीला कोई सा लिटमस पेपर होगा, अगर एसिड को लिटमस पेपर के ऊपर हम डालेंगे तो लिटमस पेपर का रंग हमेशा रेड ही रहेगा, लाल ही रहेगा, ठीक है। अगर लिटमस पेपर यहाँ पर नीला कलर का है तो ये आपका लाल में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर लिटमस पेपर हमारा लाल कलर का है तो ये हमारा लाल में ही कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल से ध्यान में रखना। अगर बेस को हम लोग जो है इस पे डाल रहे हैं, अगर बेस को हम लोग लिटमस पेपर के ऊपर डाल रहे हैं, इसमें बेस भरा हुआ है, इसको जैसे ही हम लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे, बेस को जैसे ही हम लोग लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे तो उसका कलर जो है ब्लू हो जाएगा। BE से ध्यान में रखना है, ब्लू, ठीक है, नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। उस नाम से ही आपको ध्यान में रखना है। एसिड बोले तो यहाँ डी आ रहा है तो रेड आपको ध्यान में रखना है, ब्लू बोले तो बी और ई आ रहा है तो उसे ध्यान में रखना, ब्लू हो जाएगा। चाहे किसी भी कलर का लिटमस पेपर हो, उसमें हम लोग बेस को अगर डालते हैं तो वो हमारा ब्लू में कन्वर्ट होता है। अब आपको ये मन में डाउट ही रखना है कि हमारा लाल लिटमस पेपर है
या नीला लिटमस पेपर है, चाहे कोई सा लिटमस पेपर होगा, उसमें अगर हम लोग बेस को उस पर रख रहे हैं, बेस को अगर हम लिटमस पेपर के ऊपर हम लोग डाल रहे हैं तो वो हमारा ब्लू में कन्वर्ट होने वाला। ये बातें समझ में आ रही? एक बार फिर से हम दोहरा रहे हैं, ध्यान से मेरी बातें सुनोगे। एसिड को अगर लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं तो वो हमारा रेड में कन्वर्ट होता है। कैसे ध्यान में रखेंगे? यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है। एसिड को जैसे हम लोग लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे तो वो हमारा रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अब फिर आते हैं बेस के ऊपर। बेस को जब हम लोग लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे तो बेस जैसे लिटमस पेपर के ऊपर आएगा, लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा और वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। एक और ये लिटमस पेपर का काम हो गया। उसके बाद एक चीज आपको ध्यान में रखना है, वो क्या? अगर मान लो इसमें वाटर भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग एसिड को डालेंगे, क्या डाल रहे हैं? एसिड को डालेंगे, तो इसमें जो है आपका वाटर में जो है आपका H+ आयन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? H+ आयन आ जाएगा। ये समझ के चलना। जैसे ही एसिड को वाटर में डाल रहे हैं तो ढेर सारा H+ आयन आने वाला है। एसिड में क्या का आता? HCl आता, H2SO4 आता, इतना कुछ हम लोग पढ़े हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग अम्लों का राजा कहते, हाँ भैया, किंग ऑफ एसिड। अगर उसको इसमें अंदर डालेंगे ना तो हमारा H+ आयन, जितना भी एसिड, चाहे जो भी एसिड होगा, वो हमारा वाटर में आते ही जैसे ही सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा H+ आयन देने वाला। ठीक है भैया, ये समझ गए, H+ आयन देने वाला। अगर यहाँ पर कोई बर्तन है, इसमें हम लोग पानी भरा हुआ है, इसमें जैसे ही हम लोग बेस को डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? बेस को डाल रहे हैं, बेस को डाल रहे हैं, तो यहाँ पर OH- आने वाला। जितना ज्यादा OH- आएगा उतना ज्यादा वो क्षारीय होगा। तो बेस डालते हैं तो OH- आता है और एसिड डालते हैं तो H+ आयन आता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ये हम कैसे जानेंगे कि कोई भी एसिड जो है वो प्रबल एसिड है या फिर दुर्बल एसिड है? ये कैसे जानोगे? ये इसी से जानेंगे जिसमें ज्यादा H+ आयन निकलेगा। कोई एसिड हमारे पास है, HCl है, उसको हम लोग जैसे ही पानी में डाले H+ आयन बनना स्टार्ट हुआ। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में H+ आयन बन रहा है तो वो बहुत ज्यादा प्रबल एसिड होने वाला। अगर बहुत कम मात्रा में H+ आयन बन रहा है वो मेरा दुर्बल एसिड होने वाला। अगर पूछा जाए प्रबल अम्ल और क्षारीय अम्ल में क्या अंतर है, तो प्रबल अम्ल में जो है, जो प्रबल अम्ल में क्या होगा, जो एसिड का जो जलीय विलयन होने वाला है ना प्रबल अम्ल में, उसमें H+ आयन की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है। ठीक है, अर्थात प्रबल अम्ल में H+ आयन जो होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ये समझ के चलना। और दुर्बल अम्ल में जो है H+ आयन जो है बहुत कम मात्रा में होता है, ये भी समझना। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अगेन सेम यही चीज इसमें होने वाला है, बेस में होने वाला है, जिसमें OH- जो है बहुत ज्यादा मात्रा में, जो बहुत ज्यादा मात्रा में होगा उसको हम लोग कहेंगे प्रबल क्षार, और जिसमें OH- बहुत कम मात्रा में होगा उसको हम लोग कहेंगे दुर्बल क्षार। ये बात समझ में आ गई। हम लोग पहला चीज लिटमस पेपर को देखे, सेकंड चीज हम लोग जलीय विलयन को देख लिए। ओके, एक लास्ट चीज और देखना चाहेंगे हम लोग, अगर आप बोलोगे तो जरूर बताएंगे। वो बता दें भैया जी? छोड़िए ना, क्वेश्चन समझाइए। यहाँ ध्यान दो, समझने का प्रयास करो। ठीक है, हम देख H+ आयन और OH- आयन देखें ना। अच्छा, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। देखो, अम्ल का जलीय विलयन जो है विद्युत का विद्युत का संचालन क्यों करता है? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर आयन में टूट रहा है। हाँ भैया, आयन में टूट रहा है, और आयन जो होता है वो कहीं ना कहीं आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। हाँ भैया, ये तो हम समझ गए। मतलब आप बैटरी देखे हो, बैटरी एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो उससे होकर करंट फ्लो करता है कि नहीं करता है? जी बताओ, करंट फ्लो करता है ना? बिल्कुल, अगर आपका आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो उससे करंट का फ्लो होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, आयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब बैटरी को देखो, उससे आपका वहां से इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। बिल्कुल, बिकॉज वहां पर आपका आयन में टूट रहा है। भैया ये तो हम समझ रहे हैं। सेम वही चीज यहाँ पर जब आयन में टूट रहा है, इससे आपका धारा प्रवाहित होगी। इस बात को समझ के चलना। वही चीज यहाँ पर कहा गया है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन क्यों करता है, समझना है। अम्ल का जलीय विलयन में, अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न होते हैं। एक बार फिर से समझना, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, ये बोल सकते हो, H+ आयन उत्पन्न करता है जो कि विद्युत धारा के प्रवाह में सहायक है। जो H+ आयन है वो विद्युत धारा के प्रवाह में सहायक है ना, बिल्कुल सहायक है। इसलिए अम्ल का जलीय विलयन जो है विद्युत का संचालन करता है। देखो, हम पहले से जो है कुछ टर्म लिखे हुए हैं जिससे आप आसानी से उसको देख करके, उसका हिंट्स लेकर के आप पूरा लैंग्वेज लिख सकते हो। और हम चाहते हैं आप लैंग्वेज खुद से लिखो, हम नहीं लिखाएंगे। ओके, हम सिर्फ बोल रहे हैं, ध्यान से मेरी बातें सुनोगे। एक बार ध्यान से मेरी बातें सुनोगे, बोर्ड नहीं चमक रहा, अच्छी तरीके से सुनो मेरी बातें। हम क्या कहें, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन क्यों करता है? अम्ल का जलीय विलयन जो है
H+ आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन उत्पन्न करता है, जो कि विद्युत धारा के प्रवाह में सहायक है, जो कि विद्युत धारा के प्रवाह में सहायक है। इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। एक चीज आपसे पूछा जाएगा, प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल क्षार क्या होता है, तो आपको बोलना है, अगर पूछा जाए प्रबल अम्ल क्या होता है, तो बोलना है अगर अम्ल का जलीय विलयन बहुत ज्यादा मात्रा में H+ आयन का त्याग करे तो उस अम्ल को हम लोग प्रबल अम्ल कहेंगे। अगर आपसे दुर्बल अम्ल पूछा जाए, ये दुर्बल अम्ल पूछा जाए, यह है ना, दुर्बल अम्ल पूछा जाए, क्या बोलोगे? अगर अम्ल का जलीय विलयन अगर बहुत कम मात्रा में H+ आयन का बहुत कम मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करे तो उस विलयन को हम लोग दुर्बल अम्ल विलयन कहेंगे, या फिर दुर्बल अम्ल भी कहते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया अच्छे तरीके से। सेम यही चीज आपका प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के लिए भी होगा, वहां पर OH- आयन के बारे में आपको जिक्र करना है। ये बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ रिएक्शन होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो रिएक्शन ध्यान में रखोगे ना, जैसे कि अम्ल का आप जो है मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो अच्छे तरीके से देख लेना, रिएक्शन अच्छे तरीके से देख लेना। केमिस्ट्री का मतलब हुआ रिएक्शन से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, रिएक्शन देख लेना आप, कैसा रिएक्शन कि अम्ल का जो है हम लोग, हमारे पास एसिड है, उसका मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है वो आपसे पूछा जाएगा, ये समझ के चलना। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और पूछा जाता है, वो पूछा क्या जाता, अभिक्रियाशील का श्रेणी आप पढ़े होंगे, कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है। भैया जी हम तो याद ही ना किए हैं, वो एक श्रेणी आता है। ठीक है, वो आप याद कर सकते हो। अगर याद नहीं कर पाओगे तो बोलना, हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा देंगे। अगर याद होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, देखो अभी जितना ही पढ़ाई होगा सिर्फ आपके अकॉर्डिंग पढ़ाई होने वाला, क्योंकि अंतिम का बस 20 दिन का बचा हुआ है। जो आप जानना चाहोगे हम वही बताने वाले। अगर यही चीज आपका पहले से अगर आप पढ़ाई करते होते, मतलब करीबन 8 महीने 9 महीने पहले से, तो मेरे अनुसार आपको पढ़ना होता। अभी हम आपके अनुसार पढ़ाने वाले, बिकॉज समय कम है। आपको जैसे पढ़ना है वैसे अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करो। जितना मेहनत आप करोगे उससे अधिक मेहनत हम करने वाले, ये बातें समझ के चलना। ओके, क्योंकि लास्ट समय में जितना हो सके आपको खुद से पढ़ाई करना है। अगर हम सोचे ना आपको एक गूगल से पढ़ाएंगे, लो पढ़ा रहे हैं, हो ही नहीं पाएगा। 20 दिन में कितना ही पढ़ लोगे आप। बात को समझना सीखो। जहां पर आपको डाउट होगा वो पूछो, हम वो समझाएंगे अभी आपको। ठीक है, बात को समझ रहे हो? जो आपको डाउट, मतलब ये चैप्टर में मान लो ये पूरा पढ़ रहे हो, आपको बस इतना ही पार्ट्स में डाउट हो रहा है, सिर्फ हम वही समझाने वाले हैं आपको। ये आप जानते हो, उसको नहीं समझाएंगे, उधर टाइम हम एक्सपेंड नहीं करने वाले, इसको समझना है। जैसे आपको इन सारे प्रश्नों में डाउट था, हम सिर्फ इसी प्रश्न के ऊपर रह रहे हैं, इससे भटक नहीं रहे। ठीक है, हल्का फुल्का भटकाव हो रहा है तो घबराना नहीं है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, वर्णन करें। यहाँ देखो, हम तो पहले लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं, हम सिर्फ समझाएंगे अभी आपको, और समझने के ऊपर ध्यान देना है। ये समझ में आ गया एसिड और बेस क्या होता है? बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। और हम उम्मीद करेंगे चाहे मैथ का क्वेश्चन हो चाहे साइंस का क्वेश्चन हो, जहां पर भी आपको तकलीफ होगा वो प्रश्न लिख करके आप जरूर हमको पूछोगे, भैया इसमें दिक्कत हो रहा है, हमको इसको समझाइए। हम जरूर समझाएंगे, हो सकेगा तो 5 मिनट हम उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब डिटेल भी करने वाले कि हाँ अगर आप भूल गए हो तो रिविजन आपका हो जाए। लेकिन लास्ट समय है, जितना हो सके अपनी तरफ से भी मेहनत करना है। ठीक है, बिकॉज समय हम लोग के पास नहीं है। समय रहता तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने का अलग ही आनंद था। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, समझना है मेरी बातें, मेरी बातों को समझोगे आप। यहाँ पर पूछा गया है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। हाँ भैया, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो हमारा सूरज देवता है, हमारे सूरज देवता नहीं, सूरज देवता कहते हैं उसको। ओके, हमारे प्यारे सूरज देवता जो है इतना हीट क्यों करते हैं, इतना प्रकाश क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है नाभिकीय संलयन। अभी नाभिकीय संलयन क्या होता है, अगर इसको समझ लोगे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये नाभिकीय संलयन क्या हो, हम बार बार लिख क्यों रहे हैं, पहले लिखे फिर भी लिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं। ये नाभिकीय संलयन के कारण आखिर किस प्रकार से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको समझेंगे। ठीक है, हम लोग कैसे बोलेंगे, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। ठीक है, इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में जो है सूर्य के केंद्र में उच्च तापमान और दाब के कारण, जो केंद्र होता है वहां पर सूर्य के केंद्र में बहुत ज्यादा तापमान होता है और बहुत ही ज्यादा दाब होता है। इस उच्च तापमान और दाब के कारण जो है, जो हाइड्रोजन परमाणु होगा ना, जो मेरा हाइड्रोजन परमाणु होगा वो मिल करके संलयित होकर के हीलियम परमाणु में कन्वर्ट हो जाता है, हीलियम परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में विशाल ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, विशाल ऊर्जा उत्पन्न होती है। समझ में आ रहा? बिल्कुल, जो कि प्रकाश और गर्मी उत्पन्न करता है। ठीक है, इसी कारण सूर्य में कहां से प्रकाश और गर्मी आता है, इसी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से आता है। एक बार फिर से मेरी बातें सुनना और समझना ध्यानपूर्वक, हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, वर्णन करें। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है।
सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। ये बातें समझ में आ गई। नाभिकीय संलयन क्या हुआ? जब मेरा हाइड्रोजन परमाणु जो है आपका, इसका नाभिक जो है और हीलियम परमाणु का नाभिक, वहां पर कुछ इस प्रकार का प्रक्रिया होगा कि हाइड्रोजन परमाणु संलयित होकर के जो है आपका हीलियम परमाणु में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहां पर आपका एक विशाल ऊर्जा उत्पन्न होगा। ठीक है, ऐसे समझो। ठीक है, फिर से हम बोलेंगे, ध्यान से मेरी बातें सुनना और उसको लिखना। लिखना क्या, आपको सुनना है, अपने मन से लिखना। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। इस प्रक्रिया में सूर्य के केंद्र में उच्च तापमान और दाब के कारण हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम परमाणु से संलयित हो जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु जो है हीलियम परमाणु से संलयित हो जाते हैं, हीलियम परमाणु से संलयित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में विशाल ऊर्जा उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? विशाल ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? विशाल ऊर्जा मतलब विशाल ऊर्जा उत्पन्न होता है। हमको बस यही बताना था ऊर्जा का स्रोत क्या है। समझ में आ रहा? जिससे जो है सूरज से प्रकाश और बहुत ज्यादा गर्मी निकलता है। मतलब आपको यही बोलना है। एक बार फिर से हम बोलेंगे, ध्यान से सुनो, लास्ट बार बोलेंगे। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? वर्णन करें। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। इस प्रक्रिया में सूर्य के केंद्र में उच्च तापमान और दाब के कारण हाइड्रोजन परमाणु हीलियम से संलयित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से विशाल ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी और प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, बस इतना ही आपको बोलना है। ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछना चाहिए था। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है कि वन संपदा पर निर्भर किए 2 उद्योग का नाम बताना है। लकड़ी का उद्योग बोल दोगे, कागज का उद्योग बोल दोगे। ठीक है, सिर्फ उद्योग का नाम बताना था। ये क्वेश्चन उतना नहीं, जितना क्वेश्चन आप बाकी का क्वेश्चन पूछे हो, ये क्वेश्चन उतना काम का मतलब उतना है नहीं जो कि आप मुझसे पूछोगे। उस लेवल क्वेश्चन ये नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जो कि लगे हाँ समझाने में मेहनत लगे। ठीक, और भी क्वेश्चन पूछा गया, देख लेंगे और अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी मैथ पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, तो आपका काम क्या है? जो भी तकलीफ हो, जितना भी सर भी पढ़ाया, अगर उसमें भी तकलीफ हो रहा है, वो भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो, लेकिन तकलीफ वाला ही क्वेश्चन पूछना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछना। बिकॉज आपके पास अब यहाँ से 26 डेज ही बचे हैं, तो मेहनत करना है आपको। जो बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, जैसे कि आपका मतलब आप केमिस्ट्री में अगर दिक्कत दे रहा है, केमिस्ट्री में पूछ लो। जिसमें भी दिक्कत दे रहा है उसमें पूछने का प्रयास करो। एक साथ 10-15 क्वेश्चन लिख देना है। ठीक है, आराम से हम समझाते रहेंगे और फिर आपको मैथ भी पढ़ते रहना है, याद भी करते रहना है। जितना हो सके उतना मेहनत करना है। ओके, जो बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है, समझ में कुछ नहीं आता, याद नहीं होता, वैसा क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक, और याद कर लेना। मिलते हैं अगले क्लास में।